नमस्कार। विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है। इस अंक में सुनिए ये भेंट वार्ता CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के कार्य और उपलब्धियां। इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मनोरंजन परिदा से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा। किसी भी देश के समग्र विकास में उसकी यातायात व्यवस्था का उन्नत और विकसित होना बहुत ही जरूरी है। जब हम सड़कों की बात करते हैं, पुलों की बात करते हैं, गांव-गांव तक सुविधाएं पहुंचाने की बात करते हैं, तो सड़कें जीवन रेखा बन जाती है। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि CSIR की एक संस्था है जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, अनुसंधान और विकास में और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी। CSIR के काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की संस्था सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है और आज हमारे साथ हैं इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मनोरंजन परिदा। प्रोफेसर मनोरंजन, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में हमें बुलाया है। हम अपने सुनने वालों के लिए कोशिश करते रहते हैं कि अपने विज्ञान कार्यक्रमों के द्वारा जो अलग अलग विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य और विकास की योजनाएं चलती रहती हैं, जो रोजगार के अवसर मिलते रहते हैं, साथ ही विदेशी संस्थानों के साथ जो MOU बनते रहते हैं, उसमें किस तरह के कार्य किए जाते हैं, इसके बारे में लोगों को अवगत कराते रहें। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि CRRI जो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसमें किस तरह के कार्य किए जाते हैं और किस किस तरह की योजनाएं बनती हैं। जैसे कि आपको ज्ञात है कि सेंट्रल रोड्स इंस्टीट्यूट 1952 में शुरू हुआ था और हम लोग अभी 72 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे यहाँ 7 R&D डिविजन्स है। एक है फ्लेक्सिबल पेमेंट डिवीजन, फिर रिजिड पेमेंट डिवीजन, पेमेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, ब्रिज इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चर्स, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग डिवीजन, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एनवायरनमेंट, ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेफ्टी। तो रोड से रिलेटेड ये डिफरेंट एस्पेक्ट में हम लोग काम करते हैं कि रोड्स की कैसे मतलब कंस्ट्रक्शंस हो, डिफरेंट नए मटेरियल्स की मतलब डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि ब्रिजेस है, ब्रिजेस की हम लोग कंडीशन मॉनिटरिंग स्टडीज भी करते हैं। पेमेंट इवैल्यूएशन में रोड्स की मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी हम डेवलप करते हैं और ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेफ्टी एरिया में हम रोड सेफ्टी ऑडिट करते हैं। स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज की डिटेल्ड स्टडी के बेसिस पे देखते हैं कि कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर सुधार की जरूरत है। और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एनवायरनमेंट पे डिफरेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग हम प्रिपेयर करते हैं। बाकी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसको भी हम क्लोजली स्टडी करते हैं। आपके संस्थान के विभिन्न तरह के कार्य हैं। क्षमता निर्माण के लिए आपके यहाँ किस किस तरह के कार्य होते हैं और इसमें आप लोग पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम क्या है जिसमें आप पर्यावरण के लिए भी काम करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं? खास करके जब भी आप नेशनल हाईवे बनाते हैं या अन्य सड़कें बनाते हैं, स्वच्छता भारत के क्षेत्र में जो कि बहुत बड़ा भारत सरकार का अभियान है, उस क्षेत्र में किस तरह के कार्य करते हैं? तो देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया हुआ है। पर्यावरण के हिसाब से मैं कुछ उदाहरण दूंगा। CRRI ने दिल्ली मेट्रो की जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो 1989 में प्रिपेयर किया हुआ था। जैसे कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप करते हैं, उससे जो पर्सनल कार से उनकी वाला डिमांड कम हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वाला फिर मूव करते हैं। दिल्ली के अंदर अभी मेट्रो की जो राइडरशिप है वो 7 मिलियन से ऊपर है। तो अगर हम लोग अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप करेंगे तो लोग पर्सनल कार की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करेंगे। उसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट में पर्यावरण संबंधी क्या कार्य हम लोग करते हैं। कोई भी नेशनल हाईवे जब डेवलप करते हैं तो सबसे पहले उसकी क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा उसको डिटेल तौर पे स्टडी करते हैं कि उसका एयर पोल्यूशन इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी नॉइज इम्पैक्ट क्या होगा, वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड पोल्यूशन, वो सारे स्टडीज किया जाता है। उसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कहा जाता है और CRRI की तरफ से हम लोग वो करते हैं। उसके साथ साथ वेस्ट टू वेल्थ मिशन में जो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रियल वेस्ट है, CRRI ने उनको सड़क निर्माण में प्रयोग किया हुआ है, जो कि फ्लाई ऐश है, जिंक स्लैग है, कॉपर स्लैग है, रेड मड है, आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है और वेस्ट प्लास्टिक है। तो इनको हम लोगों ने सड़क की जो निर्माण है उस पे प्रयोग किया हुआ। और ये जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, इनको जब आप सड़क निर्माण में उपयोग करते हैं तो उससे पर्यावरण को निश्चित तौर पर बहुत ही फायदा होता है। इसकी कुछ सफलताओं की भी कहानी है। शायद नेशनल हाईवे जब बना था और उसमें जो आप लोगों ने जो तकनीकी सहयोग दिया था निर्माण में, साथ ही हम लोगों ने सुना था कि दिल्ली में जो कचरे का पहाड़ है उसके निस्तारण के संबंध में भी आप लोगों ने भी कुछ योजनाएं सरकार के सामने पेश की थी। एक गाजीपुर में है कचरे का पहाड़, तो उस पर जो कचरा है उसको द्वारका एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया गया है।
तो सीआरआई ने टेक्नोलॉजी उसके लिए डेवलप किया हुआ है। ये जो कचरा है उसको कैसे प्रोसेस करेंगे और फिर कैसे एम्बैंकमेंट पे यूज कर सकते हैं। और आज के समय में बहुत अलग अलग शहर में ये जो कचरा है उसको सड़क की निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही बात होती है कि जब इस तरह की तकनीकी आती है और उसमें जो अनुसंधान होते हैं, अवसर होते हैं, ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है, कौशल विकास के कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप अभियान स्किल डेवलपमेंट भी है कौशल विकास के लिए। इन क्षेत्रों में आपके यहाँ किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? आपने जैसे बताया ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो हम लोगों की एक ट्रेनिंग कैलेंडर होता है जिसमें कि डिफरेंट टॉपिक में, मैंने जैसे 7 R&D डिविजन्स बताया, तो अलग अलग एरियाज में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। उसके साथ साथ कुछ जो फील्ड इंजीनियर्स है उनकी रिक्वायरमेंट को देख के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, और वो ऑन साइट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। हम लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम भोपाल में मध्य प्रदेश की जो रोड इंजीनियर्स है उनके लिए किया हुआ है, और हम लोगों ने भुवनेश्वर में भी किया हुआ है, शिलोंग में भी किया हुआ है। ऑन साइट ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग एक रोड RSA है, रोड सेफ्टी ऑडिट की सर्टिफिकेट प्रोग्राम करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज तथा इंडियन रोड कांग्रेस दोनों एजेंसी से वो मान्यता प्राप्त है। और RSA की जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम करने के बाद रोड सेफ्टी ऑडिट के लिए प्रोफेशनल ऑडिटर बन जाते हैं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है वो लोग इंटर्नशिप करते हैं। जो एमटेक के स्टूडेंट्स है ये लोग थीसिस के लिए भी CRI में आके काम करते हैं। एक बात होती है कि जब इस तरह की तकनीकी बनती है, जो CSIR की अपनी ही 36 लैब हैं, इसमें से लगभग 35 लैब में रिसर्च एंड इनोवेशन के कार्य किए जाते हैं। एक निष्पर है जो विज्ञान संचार के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो इस तरह से आप लोगों के जो बहुत सारे लैब हैं अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, इसके अलावा DST के अलग लैब हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अलग लैब हैं। इन लैबों में साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हीं क्षेत्रों में कई सारे अनुसंधान कार्य चल रहे हैं, तकनीकी निर्माण की भी और उसके उपयोग की बात हो रही है। तो आपके संस्थान द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रिसर्च लैब के साथ किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, MOU किस तरह से बन रहे हैं और किस तरह से आप आम लोगों के लिए उपयोगी मानते हैं? आपने जैसे कोलैबोरेशंस की बात किया हुआ है, हम लोग बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट के साथ हमारे कोलैबोरेशन है, जिसमें IITs, NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, और लगभग 20 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स के साथ हमारे MOU है। और उसके साथ साथ अभी 10 इंस्टीट्यूट्स के साथ हम MOUs करने वाले हैं। तो उनके साथ हम लोग काफी क्लोजली काम करते हैं। और लैब्स के साथ हमारे CSR की अपने भी लेबोरेटरीज है, जैसे कि नीरी नागपुर है, CMERI दुर्गापुर है, ACRC चेन्नई है, CBRI रुड़की है और एम्प्री भोपाल है। तो इनके साथ भी हम कोलैबोरेट करते हैं। इसके साथ साथ फॉरेन की बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन रहा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम की कुछ रिसर्चर्स है, उनके साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो प्लास्टिक वेस्ट की रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एक AEPWR करके प्रोग्राम है, जिसका अलायंस फॉर एंड ऑफ वेस्ट प्लास्टिक रिसर्च, तो उस प्रोग्राम में हम लोग बहुत एक्टिवली इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ काम करते हैं। और हमारा स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी के ऊपर US के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज है, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया हुआ है, तो उनके साथ भी करते हैं। एक रसिया में इंस्टीट्यूट है रोस्टर्नी, जो कि रसिया की रोड डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उनके साथ भी हमने MOU साइन किया हुआ है। और जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेबोरेटरीज है, उनके साथ मिलके जो नए एरियाज है रोड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की, उसमें हम काम करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक कॉन्फ्रेंस हुआ था प्रगति मैदान में प्लास्टिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट वालों का, और मुझे वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर के अंतर्गत एक संस्था है CIEPT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, जो कि चेन्नई में है, मुझे उनके महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर शिशिर सिन्हा जी से बातचीत करने का मौका मिला था। तो उन्होंने प्लास्टिक के उपयोगिता और इस सब के बारे में बताया, और आपने प्लास्टिक का जो वेस्ट है किस तरह से निस्तारण और उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में बताया। एकेडमिक इंस्टीट्यूट के साथ आपने कोलैबोरेशन की बात की, और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसके बाद रोजगार की बात होती है, और जो शैक्षणिक अवसरों की बात होती है, उपयोगी किस तरह से रोजगार परक हैं। आपके यहाँ किस तरह से हैं, कोई उसमें कंटिन्यू करना चाहता है, अपनी पढ़ाई अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो किस तरह से है, और आगे आप क्या देखते हैं कि जो अनुसंधान संस्थान है और जो शिक्षा संस्थान है, इनके कोलैबोरेशन से किस तरह से बढ़ती बेरोजगारी को नियंत्रित किया जा सकता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा हुआ है।
तो हम इस डायरेक्शंस में भी लोग काम करते हैं कि जो हम लोग रिसर्च करते हैं उससे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी को लेके जो भी लोग पार्टिसिपेंट्स है वो उसमें स्टार्टअप डेवलप कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे टेक्निक्स को लेके जो मीडियम एंड स्मॉल MSMEs में उन्होंने काम किया हुआ है, तो वो अपना छोटा मोटा इंडस्ट्री जो बहुत लार्ज एक्टिविटीज नहीं है, स्मॉल स्केल में एक्टिविटी वाला कर सकते हैं। मैंने जैसे कि रोड सेफ्टी ऑडिट की सर्टिफिकेट प्रोग्राम बताया, जो रोड सेफ्टी ऑडिट की सर्टिफिकेट प्रोग्राम करते हैं उसके बाद वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर बन सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग रिसर्च लेवल पे जो बच्चे काम करते हैं तो उनके लिए भी अपना इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री करने के लिए या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पार्टिसिपेट करने के लिए उसकी बहुत स्कोप है। हम ये जानना चाहेंगे कि इस विजन और मिशन के साथ, चूंकि आपका बहुत पुराना संस्थान है, सफलताएं क्या है? जैसे आजकल पेटेंट की बात करते हैं और उन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो ये उपलब्धियां क्या हैं? हमारी उपलब्धि में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा, एक तो हमारे स्टील स्लैग बेस्ड रोड टेक्नोलॉजी है। इसकी पॉलिसी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने रिलीज किया हुआ है और इसको इस्तेमाल करके हिंदुस्तान में कई जगह पे स्टील स्लैग की रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है। एक डॉल्बी महाराष्ट्र है, फिर हजीरा सूरत है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है और जमशेदपुर में स्टील स्लैग की रोड बना हुआ है। और आज के समय में बहुत सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज स्टील स्लैग एग्रीगेट को यूज करके रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जो स्टील स्लैग की पॉलिसी गाइडलाइंस बना हुआ है, जो नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने सर्कुलेट किया हुआ है, वो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उसके साथ साथ आपने पेटेंट की जिक्र किया हुआ है, हमारे बहुत सारे पेटेंट्स है, उनको यूज करके इवन कुछ इक्विपमेंट की भी पेटेंट है। एक पॉटहोल रिपेयर मशीन है, एक मोबाइल कोल्ड मिक्सर कम पेवर है। तो जो मोबाइल कोल्ड मिक्सर कम पेवर है वो कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है और ये पर्यावरण संबंधी वाला टेक्नोलॉजी है। अगर आप हॉट मिक्स से कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उससे प्रदूषण ये सब ज्यादा होता है, कोल्ड मिक्स से बहुत कम होता है। तो ये दोनों मशीन हमने डेवलप किया हुआ है। और एक है मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट, जो कि हमारा सिस्टर लेबोरेटरी CMERI दुर्गापुर, उनके साथ मिलकर हमने डेवलप किया हुआ है। और इस इक्विपमेंट्स पे यूज करके ब्रिज की कंडीशन मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग नेशनल टेस्ट फैसिलिटी एक एक्सपेंशन जॉइंट की डेवलप कर रहे हैं, जो कि अगले 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। और नेशनल लेवल पे ये बहुत यूनिक फैसिलिटी है जिसको CRI प्रीमाइसेस में हम फैब्रिकेट कर रहे हैं। और इससे जितने भी ब्रिज एक्सपेंशन जॉइंट है उसका बहुत अच्छी तरह से टेस्ट हो सकता है। इतनी बड़ी संस्थान के आप एक निदेशक हैं और निश्चित रूप से हमारे श्रोता यह भी जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा निदेशक के व्यक्तिगत उपलब्धियों, उनके बारे में जानकारी मिले। तो प्रोफेसर मनोरंजन परिदा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं। मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। मेरा जो स्कूली शिक्षा है वो उड़ीसा के बहुत पिछड़ा इलाका जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है उसमें मैंने किया था। लेकिन हाई स्कूल मैंने भुवनेश्वर में किया हुआ है और सिविल इंजीनियरिंग VSSUT बुर्ला है, वहाँ से किया था। मास्टर ऑफ अर्बन प्लानिंग स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली से किया और PhD मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में प्रेजेंटली IIT रुड़की से मैंने किया हुआ था। मैं 1996 में एज ए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग फैकल्टी यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की ज्वाइन किया हुआ है और उसके बाद मैं वहाँ पर रहा हुआ है। कुछ समय में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उस पर भी काम किया हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग जो है ये सब्जेक्ट इट वाज ऑलवेज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि उड़ीसा के अंदर जिस समय मैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था 1983 से लेकर 87 के बीच में अच्छा सड़क नेटवर्क नहीं था। हम लोगों के अंदर भी जो हाईवे की डेवलपमेंट हुआ है लास्ट 2 डिकेड्स में हुआ है और 1990 से पहले सड़क की स्थिति अच्छा नहीं था। तो मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था। मेरे 3 टीचर्स थे जिनकी PhDs मतलब हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में था, तो वो लोग बहुत प्रेरणा की स्रोत थे। फिर मैं मास्टर्स करने के लिए जब दिल्ली आया स्कूल ऑफ प्लानिंग में, मैंने अर्बन प्लानिंग के ऊपर अपना मास्टर्स किया और उस समय दिल्ली के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिला और पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के बारे में ये सारे अपॉर्चुनिटीज मुझे मिले। और मुझे हमेशा लगता था कि हम लोग ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में कैसे आगे रहेंगे, हम क्यों पीछे हैं, ये सवाल बार बार मन में आ रहा था। तो 96 से लेकर जो अभी तक का जर्नी है, मैं IIT रुड़की में एक प्रोफेसर के हिसाब से काम किया हुआ है।
लेकिन कुछ बहुत मेजर प्रोजेक्ट में मैं रहा हुआ, जो कि बिहार के अंदर 1700 किलोमीटर की स्टेट हाईवे कंस्ट्रक्शन में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहा। जितने कंप्लीट रोड और ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में IIT रुड़की की टीम को मैंने लीड किया हुआ था। इसके साथ साथ दिल्ली में जो ब्रिटानिया चौक में नॉइस बैरियर है उसका डिजाइन मैंने दिया हुआ था, और उसके बाद मेरे रिकमेंडेशन के बेसिस में नॉइस बैरियर दिल्ली की दूसरे फ्लाईओवर्स में लगे हुए हैं। तो नॉइस बैरियर फॉर नॉइज एबेटमेंट वो एक मेजर रिसर्च वर्क रहा हुआ है। मेरा ज़्यादातर वर्क ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के ऊपर रहा हुआ है। लास्ट डिकेड की अगर बात करें, मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ट्रैफिक नॉइज पर काम किया हुआ है, कुछ पार्क एंड राइड के ऊपर काम किया हुआ है, कैसे वॉकिंग फैसिलिटी को डेवलप करेंगे वो सब पे काम किया हुआ है। अभी तक मेरे अंडर में 30 PhDs कंप्लीट हो चुके हैं और 5 लोग अभी सबमिट करने वाले हैं। जो अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और इस पोजीशन में रह के इस इंस्टीट्यूट की प्लेटफॉर्म को यूज करके मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तरह तरह की ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आपने जैसे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर की पर्यावरण संबंधी विषय की बात किया हुआ है, वेस्ट टू वेल्थ कैसे करेंगे जिसपे CRRI काम कर रहा है, या AI मशीन लर्निंग यूज करके सेफ्टी कैसे इम्प्रूव करेंगे, हम लोग नागपुर में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ हम बहुत क्लोजली काम करते हैं, जो कि बॉर्डर एरियाज में जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर कैसे अपॉर्चुनिटीज होगा। और आपने स्किल डेवलपमेंट की भी जिक्र किया हुआ है, हम लोग रोड सेफ्टी ऑडिट की सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट बहुत चैलेंजिंग और बहुत रिच एक्सपीरियंस मुझे प्रोवाइड किया हुआ है। मैं इसके लिए इंस्टीट्यूट के प्रति आभारी हूँ। अपनी जो 72 इयर्स की एग्जिस्टेंस है उसके अंदर बहुत रिच नॉलेज है। मेरे सीनियर्स, मेरे जो प्रीडिसेसर साइंटिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया हुआ है, और जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आया हुआ है नेशनल लेवल पे, इंस्टीट्यूट ने अपने पूरी भागीदारी निभाया हुआ है। और आने वाले टाइम में 2047 में हम जैसे विकसित भारत की कल्पना करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि हमारे सामने और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है और हम लोग उस पे हर एक तरह से भागीदारी निभाने के लिए तैयार है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। 2047 में भारत जब अपने स्वतंत्रता की 100वीं सालगिरह मना रहा होगा, जो विजन 2047 है विकसित भारत का, उसमें एक बात और आपने बहुत अच्छी बताई है, सुनने वालों को जरूर खुशी होगी कि जो भारत सरकार ज्यादातर जय विज्ञान जय अनुसंधान के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, तो उसके साथ एक बात ये भी आई थी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंटिस्ट, की वैज्ञानिकों की सामाजिक जिम्मेवारी क्या है और वो उनको समझनी चाहिए। समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए जो तकनीक होनी चाहिए उस पर अनुसंधान करना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, उन्हें उपयोगी बनाना चाहिए। इस क्षेत्र में आपने एक बहुत अच्छा अपना अनुभव शेयर किया। बिहार और उड़ीसा दोनों हमेशा ही बाढ़ग्रस्त रहे हैं, सूखे से भी प्रभावित रहे हैं। सड़क निर्माण व्यवस्था है वो हमेशा हर साल डिस्टर्ब रही है, नव निर्माण की आवश्यकता होती रही है। आपने उस समाज की बड़ी समस्याओं को समझा, और जो रोड टेक्नोलॉजी है जो एक रोड रिसर्च के क्षेत्र से आ सकती है, उसको आपने अपने करियर का एक मकसद बनाया और उसमें आपने इतनी सारी कार्य किए। ये एक निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान है आपका, और आपके माध्यम से इंस्टीट्यूट का भी जो इस तरह के जैसे वैज्ञानिक वहाँ कार्य करते रहे हैं। प्रोफेसर मनोरंजन परिदा जी, हम आपके संस्थान के और साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। और आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, समय निकाला और सुनने वालों को एक ऐसे संस्थान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जिनसे शायद बहुत सारे लोग परिचित नहीं हैं, और निश्चित रूप से यह एक नई जानकारी हम लोगों के लिए है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता है जिसमें कि स्टूडेंट्स है, वो हाईवे सेक्टर की, रोड डेवलपमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको समझे और उस पर जितना भी योगदान कर सकते हैं उसकी पूरी कोशिश करें। और उनको अगर कोई सहायता चाहिए उसके लिए CSR CRRI की तरफ से हम पूर्ण रूप से हर एक तरह की अपना कोऑपरेशन करेंगे और सपोर्ट देंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और अब विज्ञान जगत की बातें। 21 जुलाई 2024 धरती के इतिहास का सबसे गर्म दिन था। इससे पहले धरती ने ऐसी गर्मी पिछले साल 6 जुलाई को रिकॉर्ड की थी। ये जानकारी कोपरनिकल क्लाइमेट चेंज सर्विस ने दी है। इसके मुताबिक रविवार को वैश्विक औसत तापमान 17.09 डिग्री सेल्सियस था, जिसने 1940 से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस समय गर्मी की बड़ी वजह दुनिया में चल रही हीट वेव्स हैं। दक्षिणी अमेरिका भयानक हीट डोम से जूझ रहा है। चीन में हीट वेव के बाद अब बारिश, बाढ़ और फ्लैश फ्लड का असर है। औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तरी अफ्रीका में पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है।
यहाँ तक कि अंटार्कटिका अपनी सर्दियों के मौसम में भी अधिकतम तापमान दर्ज कर चुका है। अंटार्कटिका के अर्जेंटाइन आइलैंड पर मौजूद यूक्रेन के वर्नाड्स्की रिसर्च बेस पर जुलाई का तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये बेहद ज्यादा है। जितना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा, तापमान उतना ही ज्यादा हो जाएगा। उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस और अल नीनो ने मिलकर दुनिया का पारा चढ़ा दिया है। आमतौर पर दुनिया का तापमान 12 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच घूमता रहता है, लेकिन ये अब अधिकतम पर है। समंदर की गहराइयों में वैज्ञानिकों को पहली बार डार्क ऑक्सीजन मिला है। इसे देख वैज्ञानिक हैरान हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर के क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में धातु के छोटे छोटे नोड्यूल्स मिले हैं, यानी छोटी छोटी गेंदें। ये गेंदें समंदर की तलहटी में फैली हुई हैं। हैरानी इस बात की है कि ये गेंदें अपना खुद का ऑक्सीजन बनाती हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने डार्क ऑक्सीजन का नाम दिया है। धातुओं की ये गेंदें आलू के आकार की हैं। ये एकदम अंधेरे में ऑक्सीजन पैदा करती हैं, इसलिए यहाँ पैदा होने वाली ऑक्सीजन को डार्क ऑक्सीजन का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। ये धातु की गेंदें इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की मौजूदगी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करना। क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में समंदर के अंदर का मैदानी इलाका है। हवाई और मेक्सिको के बीच ये करीब 45 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है। समंदर की गहराई में ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव नहीं होते, लेकिन ये नोड्यूल्स डार्क ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुत करता थे दिलीप झा।